74 वर्षों के बाद सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि ये एक नया जो भंडारा है, जो बॉक्स है, उसको खोलने की तैयारी कर रहे हैं। भारत के अंदर करीब 3000 जातियां हैं और 25,000 उपजातियां हैं। अब अगर रिजर्वेशन हिंदुस्तान में शुरू कर दी जाती है तो हर उपजाति के जो छुटभैये नेता हैं वो देश के अंदर एक संघर्ष पैदा कर देंगे। ये इसलिए किया गया दिल्ली के अंदर क्योंकि 5 प्रदेशों के इलेक्शन होने वाले हैं और अमेंडमेंट करना सेंट्रल सरकार की जिम्मेदारी है। ये स्टेटों को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए जी, क्योंकि जब स्टेट में एक जात को रिजर्वेशन दी जाएगी तो दूसरी जात वाले जो है वो शोर करना शुरू कर देंगे। तो लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अमेंडमेंट की। वोट बैंक जो है वो बनाने के लिए ये सारा काम किया जाता है। अगर विकास के नाम पर वोट बैंक तैयार किया जाए तो ये सबसे अच्छा है। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। 21 दिन से मॉनसून सेशन में लगातार हंगामा चल रहा है। विरोध के बीच पहली बार केंद्र सरकार को विपक्ष का सपोर्ट मिला है। लोकसभा में सोमवार को संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ हैं। इस संशोधन बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्यों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी की जातियों की लिस्टिंग कर सकेंगे। आखिर ये क्यों किया गया और इस जबकि विधानसभा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बिल को लाने की अभी ही जरूरत क्यों पड़ी, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर, ये 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, प्रोफेसर दरबारी लाल की हम बात कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार केंद्र सरकार को इस समय ये ओबीसी बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रोफेसर नमस्कार। नमस्कार जी। प्रोफेसर पहले ये बताएं कि ये ओबीसी आरक्षण, ये जो बिल स्टेटों को अधिकार दे दिए गए हैं, ये बेसिकली है क्या और 5 स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं, अभी इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी? सरकार का विपक्ष ने भी इसको पूरा सपोर्ट किया है। वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हिंदुस्तान के इतिहास पर नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है। भारत एक प्राचीन देश है और सबसे पहले इस देश के अंदर पवित्र वेदों की रचना की गई। ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल में एक सूक्त है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से वैश्य और पांव से लेबर क्लास पैदा हुई। हकीकत में ये एक सिमिली थी क्योंकि ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, विद्वान लोग थे, तो ये ज़ुबान का काम होता है, इसलिए इसे मुंह कहा गया। मुंह जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है और सारे शरीर के अंदर वो ताकत देता है। मुंह से पैदा कोई चीज़ नहीं होती, मगर कुछ लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट किया, खूब इसका शोषण किया और फिर उन्होंने कहा कि क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए का मतलब ये है कि अगर लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले भुजाएं जो हैं वो खड़ी होती हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो भुजा का मतलब है अपने शरीर को बचा के रखना। तो क्षत्रिय का मतलब ये था कि समूचे भारत की रक्षा करना। वैश्य पेट से मतलब ये था कि जो चीज़ कमाएंगे वो पेट में अगर जाएगी तो पेट सारी चीज सारे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर पेट में जाना बंद हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, उद्योग बंद हो जाएगा तो समाज ठप हो जाएगा। इसी तरह ये पेट का काम था। अब पाँव के बगैर इंसान चल नहीं सकता, आदमी अधूरा है।
तो जो लेबर क्लास है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, लेबर के बगैर ना व्यापार चल सकता है, ना इंडस्ट्री चल सकती है और ना कोई और चीज़ चल सकती है। मगर इसको मिस इंटरप्रेट करके लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद मनु ने जो ग्रंथ लिखा उसमें ज़िक्र किया गया, चारों वर्णों का ज़िक्र किया गया, मगर सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट थे उनके साथ उस ज़माने से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुई और हज़ारों सालों से जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर जो थे उन्होंने सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और उस समय जो हज़ारों सालों से जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई उनको रिजर्वेशन दी गई ताकि वो पाँव पर खड़े हो सकें, आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकें। मगर जात पर आधारित आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये था कि बाकी सारा देश जो है वो लोग मेहनत करें, आगे बढ़े, उनको मौके फराहम होंगे और वो लोग आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। तो प्रसव, मैं आपको टोक रहा हूँ, तो आपको प्रसव नहीं लगता कि इस जात पात ने हमारे देश को बांट कर रख दिया है? नहीं, मैं इसी पर आ रहा था। वो ये था जो आपका सवाल था कि भारत में 74 वर्षों के बाद सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि ये एक नया जो भंडारा है, जो बॉक्स है, उसको खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जी। भारत के अंदर करीब 3000 जातियां हैं और 25,000 उपजातियां हैं। जी। अब अगर रिजर्वेशन हिंदुस्तान में शुरू कर दी जाती है तो हर उपजाति के जो छुटभैये नेता हैं वो देश के अंदर एक संघर्ष पैदा कर देंगे। हर ये कहेगा कि हमारे उपजाति को आरक्षण चाहिए, तो 25,000 उपजातियों के लोग जब सड़कों पर उतरेंगे तो इस देश के अंदर अनार्की फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। ये इसलिए किया गया दिल्ली के अंदर क्योंकि 5 प्रदेशों के इलेक्शन होने वाले हैं और अमेंडमेंट करना सेंट्रल सरकार की जिम्मेदारी है। ये स्टेटों को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए जी, क्योंकि जब स्टेट में एक जात को रिजर्वेशन दी जाएगी तो दूसरी जात वाले जो है वो शोर करना शुरू कर देंगे। तो लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अमेंडमेंट की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को रिजर्वेशन देने के फैसला किया था जी। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान ने इसको आउट राइटली सर्वसम्मति से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जात पात के ऊपर आधारित करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है सरकार उसमें अमेंडमेंट कर रही है। ये 127वां जो अमेंडमेंट है, इसलिए क्योंकि यूपी में इलेक्शन है जी, दूसरी 5-6 स्टेटों में इलेक्शन है जी 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 तो जी। प्रदेशों को अगर ताकत दी जाएगी तो प्रदेशों के अंदर ही नहीं बल्कि सब जगह पर एक जातीय संघर्ष पैदा हो जाएगा। क्योंकि भारत अगर लंबे दौर में गुलाम रहा है तो जातीय व्यवस्था के कारण गुलाम रहा है, क्योंकि सब जातियां एक दूसरे से अलग अलग तरह से पैरेलल चलती थी। पैरेलल लाइनें कभी आपस में नहीं मिलती, वो बराबर हर चलती एक जाति ने अपना कानून बना लिया, हर एक जाति अपने हिसाब से चलने लगी, तो वही एक बार फिर वही उसी चीज को आगे किया जा रहा है, उसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, अगर 5-5 हजार आदमी बाहर से विदेशी आक्रमणकारी आते थे तो भारत के लोग उसका मुकाबला नहीं कर सके, मार खापे गए और 800 साल गुलामी के बाद भी हिंदुस्तान के नेताओं
ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है और इसको किसी कीमत पर लागू नहीं करना चाहिए। ये ऐसे है जैसे पंडित जी के ज़माने में 370 लागू हो गई और 370 के लिए कितना शोर मचता गया। इसी तरह राजीव बाबू के ज़माने में एक शाह बानो केस था। शाह बानो उस समय उसके आदमी ने उसको तलाक 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 करके तलाक दे दिया। अब वो 50 साल की औरत ये कहने लगी कि मेरे बच्चे हैं, मैं 50 साल की हूँ, अब मैं इस उम्र में जाऊँगी कहाँ। वो कोर्ट में चलता चलता सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इस औरत के भरण पोषण के लिए इसके आदमी को इतना रुपया महीना देना पड़ेगा। जब ये पास हो गया सुप्रीम कोर्ट में तो पार्लियामेंट के अंदर राजीव बाबू ने कुछ लोगों को जो कम्युनल थे उनको खुश करने के लिए उसको नलीफाई कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान औरतें जो थी वो बेचारी सफ़र करती रहीं। अब सरकार को दोबारा इसे लागू करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ात पात ये एक प्राइवेट है, अपने अपने तरीके से लोग चलते हैं, उनको चलने दीजिए, मगर रिजर्वेशन का जो संघर्ष है इसको मौका ना दीजिए। इससे मुल्क का नुकसान होगा और 127वां जो अमेंडमेंट ये कर रही हैं ये ख़तरे से भरपूर है, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, प्रजातांत्रिक जो मर्यादा है उसके ख़िलाफ़ है और भारत की प्राचीन जो परंपराएं चलती आ रही थी जिनको कुछ को ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समानता का, स्वतंत्रता का, बराबरी का अधिकार दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। पर साहब आपको क्या लगता है, पेगासस जासूसी मामला होता है, किसान लगातार 8 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, रेलवे को प्राइवेटाइज, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज, अब बिजली वाले हैं वो भी पूर्ण तौर पर हड़ताल पे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार, केंद्र सरकार असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है? देखिए, अपोजिशन ने खुल के पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपनी राय दी। पेगासस जो है, जो इन्होंने इजराइल से पुर्जा लिया है, जिससे सॉफ्टवेयर लिया, हाँ, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज बनता था कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के या तो लोगों को ये यकीन दिलाते कि ऐसी कोई बात नहीं है, या ये कहते कि हम इसकी इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने ना तो अपोजिशन को यकीन दिलाया और ना ही उसकी इंक्वायरी करने के लिए कमिट किया। मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। इतनी बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठ के न्यायिक जिम्मेदारी से उनको काम करना चाहिए था, वो नहीं कर सके। अब रही इसकी बात, ये जो दूसरा आपने जिक्र किया किसानों की, हाँ, किसानों की, तो किसान पिछले 9 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है, ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। किसान घरों से बाहर निकले हुए हैं। परसों मेरा ये सवाल था कि ये मुद्दे हैं जो देश में इस समय चल रहे हैं, क्या सरकार ने इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया है? सरकारें अक्सर करती हैं और करती आई हैं। हकीकत में वोट बैंक जो है वो बनाने के लिए ये सारा काम किया जाता है। अगर विकास के नाम पर वोट बैंक तैयार किया जाए तो ये सबसे अच्छा है, मगर ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई शगुफा ऐसा छोड़ दिया जाता है, सारे लोग एक उस अपने मेन मकसद को छोड़ करके उसके पीछे हो जाते। जैसे जात पात का शोर मच जाएगा, हर जात पात वाला जो है वो शुरू हो जाएगा रिजर्वेशन मांगने लगेगा अपने लिए। अगर रिजर्वेशन में 5 लाख एक किसी, अगर कोई बिरादरी है या जात है, अगर 1-2 आदमियों को नौकरी मिल जाती है तो 5 लाख को क्या असर है इस बात का। तो जो लोग आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन, चाहे उनकी कोई जात हो, ये थोड़ा है कि एक जात वाले सारे ही गरीब हैं या एक जात वाले सारे ही अमीर हैं। ना सारे अमीर होते हैं ना सारे गरीब होते हैं, कुछ गरीब होते हैं कुछ अमीर होते हैं। तो जो गरीब हैं एक तरफ साधन संपन्न है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, चाहे उनकी कोई जात हो, उन लोगों को
पांव पर खड़ा करने के लिए सरकार को आर्थिक मदद देनी चाहिए। आरक्षण वो होना चाहिए, आरक्षण ये नहीं होना चाहिए। ये आज आसान लगता है कि पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, प्रदेशों को ताकत मिल जाएगी, प्रदेश सरकारें जो हैं वो अपनी मर्जी से किसी को रिजर्वेशन देंगी, किसी को काटेंगी, जिसकी काटेंगी वो सारे खड़े हो जाएंगे, एक नया विवाद पैदा हो जाएगा, नया विवाद पैदा हो, नई कंट्रोवर्सी हर प्रदेश के अंदर पैदा हो जाएगी। तो पर सब एक तो आपने बता दी, तो देखिए हमारा मुल्क 74 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, हम इसी चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि पहले जात पात से, ठीक है आपने जैसे कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी आपने बात की है कि उन्होंने क्यों दिलवाया था, क्योंकि कुछ जातियां ऐसी थी जिनको दबाया जा रहा था, ये ठीक है। तो अब आपका क्या सुझाव है, होना क्या चाहिए ताकि हमारा देश खुशहाल हो सके, ये रिजर्वेशन के नाम पर या वोट बैंक की राजनीति से हम इसको ना तोलें? देखो, वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर उनका विकास हुआ है तो उन्होंने आर्थिक तौर पर लोगों को मजबूत किया है, इंडस्ट्रियलाइज किया अपने मुल्कों को, और एग्रीकल्चर में उन्होंने सुधार किया। व्यापारिक जो व्यापार करने वाले थे उनकी दशा को सुधारने की कोशिश की। जो साधन संपन्न उन्होंने देश को बनाया, ना तो वो जात पात के नाम पर लड़े, ना वो रिजर्वेशन के ऊपर खड़े हुए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज यूरोप हमसे बहुत आगे निकल गया है। अब चाइना के अंदर कोई इस तरह की रिजर्वेशन नहीं है जात पात के नाम पर। जात पात केवल हिंदुओं में, वो भी सनातनियों में। इस्लाम के अंदर कोई जात पात नहीं है। सिख गुरु साहबान बिल्कुल जात पात को नहीं मानते थे, खिलाफ थे वो। गुरु साहबान ने खुलकर ये कहा था कि हम जात पात विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं जी। गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जब खालसा पंथ की सिर्जना की, उन्होंने स्पष्ट किया कि सब धर्मों के, सब जातियों के लोगों को एक ही उन्होंने माला में पिरोया। अब अंदाज़ा लगाइए, कोई किसी जाति का था, कोई किसी की जाति का था, और सिख जो थे वो मजबूत होकर के वो मुगलों के खिलाफ लड़े इंसाफ के लिए, और उन्होंने हिंदुस्तान को बचा के रख लिया। ये जात पात से डिवीजन पैदा होगी, मुल्क कमज़ोर होगा, और ये दुनिया के अंदर हमारा लोग हंसेंगे हम पे कि ये हिंदुस्तान जा कहाँ रहा है, हम अपने मुल्क को कैसे आगे लेके चलते हैं। 74 साल हो गए हमारी आज़ादी को, हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहां हम 200 साल पहले खड़े थे। तो साहब आपको क्या लगता है फिर वोट बैंक की राजनीति हमारे जो आने वाला पीढ़ियां हैं उनका भविष्य बर्बाद कर रही है? देखिए, देश के उज्जवल भविष्य की तामीर के लिए सबसे पहली बात यह है कि डिसिप्लिन नागरिक पैदा करने होंगे, अनुशासन पैदा करना होगा, टॉलरेशन पैदा करनी होगी, समाज के अंदर लोगों में प्यार मोहब्बत पैदा करना होगा, मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करना होगा, और एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में करोड़ों की तादाद में लोग काम करते हैं, इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं। तो जो आर्थिक पहलू हैं उनको मजबूत किया जाए। लोगों की ज़रूरत धर्म की इतनी नहीं है, लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो है अच्छी ज़िंदगी बसर करना, खाने पीने की चीज़ें मुहैया हो, रोटी कपड़ा अच्छा और मकान। हाँ, पुराना रोटी कपड़ा और मकान जो पुराना नारा था, अच्छा घर उनके पास हो, वो आसानी से बिल अपने अदा कर सके, बच्चों को तालीम शिक्षा दे के सकें, उसको अच्छी एजुकेशन ले सके, जो अस्पताल हैं उनमें से इलाज अच्छा वो करवा सके। इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये इस तरह की रिजर्वेशन जात पात के नाम पर खड़े करके लोगों को लड़ाना आपस में, ये सरकारों को शोभा नहीं तो देता। साहब आपको नहीं लगता इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी वो चीज़ें हैं, जैसे देखिए समाज आज से 100 साल पहले कानून बने, हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए चल रहे हैं, क्योंकि तब समाज उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए थे, वो ही कानून अभी चल रहे हैं। उन कानूनों को ख़त्म करके नए कानून लाए जाते जो कि देश को आगे ले जाते। देखिए, जो प्रेजेंट इंडियन पीनल कोड है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में 1860 के करीब बना जी। आज़ादी के 74 साल के बाद भी 1935 का एक्ट, बाकी कानून जितने हैं वो आज भी चालू हैं। ये ठीक है
कि वर्तमान सरकार ने कुछ पुराने जो कानून थे उनको ख़त्म किया, मगर अभी भी बहुत सारे कानून हैं। जैसे सेडिशन एक्ट है। सेडिशन एक्ट क्या है? देशद्रोह है। कोई आदमी सरकार के खिलाफ बात करता है, उस पर देशद्रोह का कानून बना के उसको जेल में बंद कर दिया जाए। लोकतंत्र कहाँ है? फिर लोकतंत्र कहाँ है? हाँ, लोकतंत्र तो नेचुरली खतरे में पड़ता है। आज देश आज़ाद है, हर तरह के लोग हमारे मुल्क में रहते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लोगों का आपस में कोई झगड़ा नहीं है। सरकारें वोट बैंक बनाने के लिए कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर कोई ऐसे वाव वेले खड़े कर देती हैं जिससे लोग सोचने लग जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। वो वोट तो ले जाते हैं मगर समाज की बुनियाद को वो कमज़ोर कर रहे हैं, जो हमारे बड़े नेताओं ने जिस समाज का निर्माण किया था। तो प्रोफेसर साहब, इस संबंध में आप कुछ और कहना चाहें, क्योंकि अब तो संशोधन हो गया, राष्ट्रपति के पास चला गया ये बिल और कुछ समय में सरकारें इसको लागू भी कर देंगी। देखिए, मैंने अपनी राय आपके सामने रखी है। मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं चाहता कि इस तरह की कंट्रोवर्सी इस मुल्क के अंदर पैदा हो। देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। सरकार का रवैया सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। डिविजनिस्ट वाला जो है, ये जो अलगाववादी है काम, ये नहीं होना चाहिए। इससे नुकसान होगा मुल्क का। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए थे प्रोफेसर दरबारी लाल। उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है कि किस तरह जो कानून सरकार लेकर आ रही है, राज्योों को अधिकार दिए जा रहे हैं ओबीसी के। इनका कहना है कि 74 साल के बाद भी हमें इस तरह जात पात के नाम पर बांटा जा रहा है, जबकि ये आरक्षण जो है ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए, जो वाकई में इसके हकदार हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, इसी तरह हमारा देश चलता रहा। इन्होंने ये भी कहा है कि 100 साल पहले भी इसीलिए हमारा देश गुलाम हुआ था, क्योंकि हमें जात पात के आधार पर बांट दिया गया था। अब फैसला आपको करना है, क्या सरकारें हमारी ठीक कर रही हैं, ये नहीं कि हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।